जो कि एशियाई किंग प्रजाति के संरक्षण के लिए महाराजागंज में स्थापित पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र जटायु संरक्षण केंद्र बेटा स्थापित किया गया है। ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। भारत में जो गिद्ध है, भारत के जो देसी गिद्ध है वो अचानक से विलुप्त होने लगे। क्यों? जानते हैं कि गिद्ध होता है कि मतलब वो लोग प्राणी भक्षी होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं, मरे हुए जीव जंतु खाते हैं। भारत में जो गाय लोग होते थे उनको पे दर्द निवारक जो दवाइयां होती थी डाइक्लोफिनेक करके, अब वो दवाइयों को गायों को जानवरों को लगाया जाता था, कई बार एक्स्ट्रा दूध प्रोडक्शन के लिए भी लगाते थे। अब होता क्या है कि वो दवाई एक बार गाय को लग गई तो जीवन भर उसकी बॉडी में उसका असर रह जाता है। जब गिद्ध उसको खाते थे तो उनकी किडनियां और लीवर अचानक से खराब हो जाती थी, जिसके कारण गिद्धों की प्रजाति अचानक से विलुप्त हो गई। अब भारत के अंदर गिद्धों की प्रजाति जो एशियाई किंग होती है, जिसका मूल रूप से देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा गिद्ध पाए जाते थे। गिद्धों की एशियाई किंग प्रजाति के संरक्षण के लिए महाराजगंज में स्थापित पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका नाम रखा गया जटायु संरक्षण केंद्र। यह है आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। याद रहेगा कि जो भारत के जो गिद्ध होते हैं उनको क्या बोला जाता है? एशियाई किंग। क्या बोला जाता है उनको बेटा? एशियाई किंग प्रजाति के हैं, और एक्चुअल में उनका प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। क्लियर है ये? आगे बढ़े से याद रहेगा उत्तर प्रदेश का। चलिए, दिल्ली हाई कोर्ट में हल्दीराम को प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित कर दिया है। जो हल्दीराम की भुजिया हम लोग खाते हैं ना, उसको प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित कर दिया है। किसने? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नवरत्न कंपनियों का दर्जा। तो भारत में भी 3 ऐसी कंपनियां हैं जिनको नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया है। कंपनियां कौन कौन सी है? तो कंपनियां हमारे पास है NFL, इरेडा और हुडको। याद रखिएगा, NFL मतलब नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। दूसरा है बेटा इरेडा, आई स्टैंड फॉर इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसका नाम दिया गया इरेडा। और एक हमारे पास है हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इन तीनों को नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया है। कौन कौन सी है? NFL, इरेडा और हुडको। याद रहेगा फुल फॉर्म, जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इरेडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्लियर है? ये हमारे भिलाई में भी तो है ना हुडको कॉलोनी, सुने उसका नाम, वो उसी के तहत बना हुआ है। ठीक है, अब समझ में आया उसका नाम हुडको क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि वो कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अभी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है बेटा। इसका सेला टनल, इसका नाम क्या एक्चुअल में? सेला टनल है। सेला टनल दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल बनी है। इसकी कुल लंबाई हमारे पास है 11.84 किलोमीटर। अगर ऊंचाई बात करें तो 13,000 फीट पर बना हुआ है। राज्य कहां बना बेटा? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो पूछेगा कि सर अभी विश्व की सबसे लंबी ऊंचाई पर बनी हुई टनल, तो सेला टनल। ठीक, और दुनिया की सबसे लंबी भी है, लंबी और 2 लेन वाली। कायदे से टनल होती है वो सिंगल लेन होती है, एक बार आना एक बार जाना, या फिर एक ही बार क्या करेंगे तो आना जाना। पर यहाँ पे जो सेला टनल है अरुणाचल प्रदेश में बनी है, 13,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, और ये कुल लंबाई है इसकी 11.8 किलोमीटर, और दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है। याद रहेगा, सेला टनल, राज्य अरुणाचल प्रदेश, कुल लंबाई 11.8, ऊंचाई 13,000 फीट, भारत के दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल, सेला टनल। क्लियर है ये? चलिए आगे देखते हैं। इसमें भारत में बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा विकास हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है कि सर पक्षियों के संरक्षण की पक्षियों की भारत में कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो 1036 प्रजातियां भारत दुनिया में पाई जाती है। अगर दुनिया की बात करें तो सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है कोलंबिया में, सेकेंड नंबर पे इक्वाडोर, और तीसरे नंबर पे हमारा भारत। भारत दुनिया में पक्षियों की प्रजाति में तीसरा सबसे ज्यादा बड़ा देश है, जहां पे तीसरी सबसे सर्वाधिक मात्रा में पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। सबसे पहले नंबर पे कोलंबिया, सेकेंड नंबर पे इक्वाडोर और थर्ड नंबर पे भारत।
इन नाम को बार बार रिपीट किया कीजिए क्योंकि आदमी भूलता है। कोलंबिया, इक्वाडोर और भारत। तीसरा सबसे ज्यादा पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है भारत में, जिसकी संख्या 1036 के बराबर। विश्व में पक्षियों की प्रजाति जो डाइवर्सिटी है उसमें हमारा देश है कौन से नंबर पर? तो तीसरे नंबर पर। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कि सर इफको, इसको याद रखिएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये। इफको इंडियन फार्मर कॉर्पोरेट लिमिटेड बनी दुनिया की पहली सहकारी संस्था, मतलब नंबर 1 बनी, पहली नहीं नंबर 1 सहकारी संस्था बन गई। सहकारिता पढ़े ना हम लोग, सहकारिता का जो काम करने पे जो हमारी इफको है, इंडियन फार्मर कॉर्पोरेट लिमिटेड, इंडियन फार्मर कॉर्पोरेट लिमिटेड। क्लियर? ये बेटा हमारे पास भारत की इंडियन फर्टिलाइजर फॉर्मेट है जी, इंडियन फर्टिलाइजर फार्मर कॉर्पोरेट और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हमारे पास दुनिया की सबसे नंबर 1 सहकारी संस्था बन गई है। मतलब सहकारिता की बात करेंगे तो नंबर 1 पर क्या चल रहा है? तो इफको चल रहा है। इफको का नाम क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेट है बेटा। ठीक है, वहां पे फर्टिलाइजर वर्ड मिस हो गया है, इफको में क्या कर लेना, उसको ऐड कर लेना, ज्यादातर किसानों के काम आता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की गई है भारत में। दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण की जो योजना है वो शुरू की गई है भारत में। इसमें कुल कितने? तो सर 700 लाख टन अनाज को भंडारित करने वाला, मतलब वो बनाया जाएगा। हर देखा जाए तो ब्लॉक में, तहसील में, जिले स्तर पे जहां पे अनाज को खरीद कर भंडारित किया जाएगा। तो आपको जानकर आएंगे कि भारत में बेटा जितना अनाज हम लोग उगाते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा चूहे खा जाते हैं, बहुत बड़ा हिस्सा बरसातों में सड़ जाता है। ठीक, तो एक तो क्या होता है कि किसान के द्वारा उगाए गए अनाज की क्षति, उसकी मेहनत की क्षति, प्लस हमारा गाढ़ा पैसा देश का उसमें चला जाता है। सोचो अगर वो अनाज बचे, अरे कुछ नहीं होगा, किसी देश को दान में ही दे देंगे तो नाम लिया कम से कम, और यहाँ पे सड़ जाता है वो अनाज। कभी बरसात के मौसम में जहां पे धान खरीदो वहां पे गए हो? धान की स्थिति क्या होती है? ऐसे ही पड़ा रहता है खुले में, धान का बोरा पड़ा नीचे का 2-3 लेयर का बोरा तो ऐसे ही सड़ जाता है, उसमें कोई देखने वाला नहीं होता है उसको। तो उन सबको क्षति से बचाने के लिए भारत में कितने लाख टन? तो 700 लाख टन धान अर्थात कोई प्रकार की जो फसल है उसको रिजर्व करने के लिए, भंडारण करने के लिए, इतने अनाज को भंडारण करने के लिए एक योजना लाई है जो दुनिया की सबसे बड़ी योजना होगी। इसमें कुल 1.25 लाख करोड़, इतने करोड़ का प्रावधान किया गया है। मतलब 1.25 लाख करोड़ रुपया पूरे भारत में इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे खर्चा किया जाएगा और बनाया जाएगा बेटा रिजर्व। कितना? तो 7 लाख टन अनाज को सुरक्षित करने के लिए, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अनाज को सुरक्षित करने का क्या होगा? तो ये बजट होगा। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नया हमारे पास ये दिया हुआ है कि सर 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावित हुए। अब ये 3 नए आपराधिक कानून क्या है? तो भारत में जो हमारे पास बेटा आपराधिक कानून बने वो 1830 के आसपास जो कानून बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो कानून आज भी हमारे देश में चल रहा था अपराधों को रोकने के लिए। देखिए हमारा संविधान अलग है और उसमें CRPC और IPC इंडियन पिनल कोड ये अलग होता है। इसमें लगती है धाराएं, क्या लगती है? इसमें धाराएं लगती है। इससे हमारा कानून है जिसको दंड संहिता बोलते थे, इंडियन पिनल कोड, जो दंड संहिता जिससे आदमी को दंड वगैरह दिया जाता था। तो इसकी कई सारी धाराओं में चेंजेस किया गया है और इसके बाद जो भारतीय दंड संहिता थी उसको भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने कानून बनाया था कि भारतीयों को दंड देने के लिए, भारतीयों को तो न्याय देने के लिए कानून बना ही नहीं। अब भारतीयों ने, मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस दंड संहिता का नाम चेंज करके न्याय संहिता कर दिया है कि भारत में अपराध के लिए बेटा दंड देना सही है, लेकिन जिसके ऊपर अपराध हुआ है उसको न्याय दिलाना क्या है तो ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो 3 प्रकार के कानून बेटा प्रभावी हो गए हमारे भारत में। 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावित हो गए। पहला है भारतीय न्याय संहिता, जो दंड संहिता था उसको चेंज करके उसका नाम कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता। क्लियर है ये? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अभी देखते हो चेन स्नेचर होता है, कहीं पे महिलाएं जा रही है, बाइक से उतरा, गले से चेन खींच लिया,
ठीक है, या फिर कोई महिला जा रहा है तो उसके साथ गलत व्यवहार कर दिया, ये सब किस में आता है बेटा? तो नागरिक सुरक्षा में आता है। अरे चोरी कर लेना अलग मसला है, लेकिन दिन दहाड़े किसी को लूट लेना ये अलग मसला हो जाता है। इसके लिए कानून कुछ और कड़े कर दिए गए हैं, जिसको क्या बोला गया है? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोल दिया गया है। एक हमारे पास भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब पहले ऐसा था कि जिस समय हमारा कानून बना था तो उस समय कोर्ट में बेटा कभी भी, अब पढ़ो ना कि किसी भी आदमी को उसको स्वयं के सापेक्ष गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। पढ़े कि नहीं पढ़े? दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल नंबर 20 है कि नहीं, भाग नंबर 3 संविधान का पढ़ रखे कि नहीं? हम लोग पढ़ रखे हैं। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अभी कोर्ट वगैरह में क्या होता था कि हमारा जो कानून बहुत पुराना था, अब उस समय मोबाइल था नहीं, वीडियो कैमरा था नहीं, तो कोर्ट में कभी भी आपके वीडियो कैमरा वैमरा का जो बेटा साक्ष्य है, कोर्ट उसको मानती ही नहीं है। आप लड़ाई करो, मैं वीडियो बना लूंगा, वीडियो बना लेने से थाने में आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई जा सकती है। पुलिस का काम आसान हो जाएगा कि आपको पकड़ लेगा कि यही अपराध करता हुआ दिख रहा है, आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर देगा। लेकिन उस वीडियो को दिखा के अगर बोलोगे कि जज को बोलूं सर देखो यही मर्डर कर रहा था, इसको फांसी दे दो, फांसी नहीं होगी। आप भले उसको घोंपते दिखोगे पेट में चाकू, लेकिन जज आपको फांसी नहीं देगा। क्यों? कोर्ट में वीडियोग्राफी को माना ही नहीं जाता है। क्या पता कहां से मिक्सिंग करके लाया हो, रिंकू हत्या किया, साहू जी का मुंडी लगा देगा रिंकू काटा के एडिटिंग करके, है कि नहीं? कुछ भी हो सकता है, इसलिए कोर्ट उसको मानती ही नहीं है, एडमिसिबल ही नहीं है कोर्ट में वो। ठीक, तो उन साक्ष्यों में अर्थात बोलते हैं ना गवाह और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए, तो उन गवाह सबूतों की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर भी कुछ कुछ संशोधन किया गया है। तो 3 प्रकार की संहिता हमारे पास चेंज हुई है। भारतीय दंड संहिता को चेंज कर भारतीय न्याय संहिता बना दिया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो थी उसको बेटा प्रबल किया है, कानून कड़े कर दिया है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसको भी क्या कर दिया, थोड़ा सा उसके दाव पेच को चेंज कर दिया है। तो याद रखिएगा भारत में 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कितने आपराधिक कानूनों को चेंज किया? तो 3। कौन कौन से? भारतीय दंड संहिता को बनाया, न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों क्या कर दिया? वो चेंज कर दिया गया है। 1 जुलाई 2024 से वो प्रभावी होंगे, मतलब अब 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा। क्लियर है ये? चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग इसमें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, तो प्रत्येक घर लगभग 1 करोड़ घरों पर, कितने घरों पर? 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफ लगाने का, सोलर रूफ मतलब छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाने की योजना चलाई है, जिसके तहत हम लोग अपना छत के ऊपर क्या करेंगे? सोलर पैनल लगवाएंगे, जिसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? तो हमको बहुत सारा सब्सिडी देगी। सब्सिडी देने के बाद होगा क्या? अब वो सोलर पैनल लग गया तो हमारे घर की बिजली इतनी तो होगी कि सर 1000 वाट, 2000 वाट, 3000 वाट चलेगा और हमारे घर की बिजली फ्री हो गई। प्लस अगर बिजली बच गया तो जो कंपनी अभी हमको बिजली बेच रही है, हम उसी कंपनी को इस बिजली को क्या कर सकते हैं? वापस बेच सकते हैं। वापस भेजेंगे और वो पैसा भी देगा हमको, वो पैसा भी देगा हमको। बस कंडीशन ये कि सारा पैसा गवर्नमेंट हमको नहीं देगी, कुछ पैसा गवर्नमेंट हमको देगी और कुछ पैसा हमको लगाना पड़ेगा, कहने को सब्सिडी देगी। लग जाने के बाद हमारे घर का बिजली बिल तो वैसे ही हाफ पूरा माफ हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा बिजली बढ़ गई, नौटप्पा टप्पा का मौसम है, तो अपन बिजली बेच भी सकते हैं। ठीक, इस योजना का नाम है बेटा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चालू किया गया है। देश के 1 करोड़ घरों के छतों पर यह योजना चलाई जाएगी और सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना करना है। मतलब सोचो ना कि 1 करोड़ घर के ऊपर, भारत में 1 करोड़ घर, एक घर में अगर 5 आदमी भी रहते हैं औसतन, तो 5 करोड़ आदमी को तो बिजली व्यवस्था हो गया। अब 5 करोड़ आदमी की बिजली व्यवस्था हो गया तो ना तो उतना अपन क्या बोलते हैं हम कोयला जलाएंगे, ना तो बेटा अपन उतनी बचत होगी कि नहीं भाई, कोयले वगैरह की, कोयले की, पेट्रोलियम की, तो कहीं पे हवा से बिजली बन रही है, इन सब को क्या होगा? तो बचत होगा, प्रदूषण भी कम हो जाएगा धीरे धीरे। और आप क्या कर सकते हो? तो फिर बेच भी सकते हो। अब इसमें क्राइटेरिया है, 1000 वाट के लगाना है सिस्टम तो उसके लिए अलग चार्जेस है, गवर्नमेंट का अलग सब्सिडी है। 2000 किलोवाट का लगाना है, उसके लिए 2 किलोवाट का लगाना अर्थात 2000 वाट का, उसके लिए अलग सिस्टम है, अलग सब्सिडी है। उतना अपने जाने की आवश्यकता नहीं है। पीएम सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना के तहत चलाया गया है। इसमें कितने करोड़? तो 1 करोड़ घरों के ऊपर, छत के ऊपर सोलर पैनल लगाने की प्रावधान है। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लखपति दीदी योजना।
ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है।